एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उनका नाम है कलीमुल हफ़ीज़ साहब, जो आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली प्रदेश के सदर हैं। और हम उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपके मन में होंगे, आप पूछना चाहते होंगे। तो हम चलते हैं कलीमुल हफ़ीज़ साहब के पास में और उनसे जानते हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्या क्या काम कर रही है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं कलीमुल हफ़ीज़ साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि ओवैसी साहब जिस तरह से यूपी में अपना प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है और इलेक्शन में जिस तरह से फ़ाइट शुरू हुई है, उसमें उन्होंने फसादात को याद करना शुरू किया है। मुसलमानों के ताल्लुक़ से बहुत सारे वो मसाइल जिन पर कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं था, ओवैसी साहब ने उन पर गुफ्तगू की है। आप क्या समझते हैं, इससे मजलिस को फ़ायदा होगा या दूसरे लोगों को मुत्तहिद होने का मौका मिलेगा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हिंदुस्तानी जमहूरियत के एक बेहतरीन कायद है। न सिर्फ वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के कायद हैं, बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत को मजबूत करने, उसको वक्त के साथ आगाह करने और गरीब, कमज़ोर, दबे कुचले, ख़ास तौर से अक़लियत की आवाज़ उठाने के लिए वो जाने जाते हैं। अब चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ का चुनाव मरकज़ी हुकूमत की भी दिशा और दशा तय करता है, तो इसलिए बहुत ही अहम वो इंतखाब है। तो वहाँ पर असद साहब जो भी बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो बात कर रहे हैं जो बात करनी चाहिए। अगर आप मुस्लिम अक़लियत की बात करें तो इसके पास कुछ मिला नहीं। जिसको उसने वोट दिया, चाहे कांग्रेस को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीएसपी को दिया या और किसी सेकुलर पार्टी को वोट दिया, लेकिन उन्होंने उसके बदले में उसको बदहाली दी, उसको दंगे दिए, उसको खौफ व हिरास दिया। इसलिए वो सब बातें दोहराई जा रही हैं उन रैलियों में, जिससे कि आम आवाम को इस बात का एहसास हो कि तुम जिसको जिता रहे थे उसने आपको बदले में क्या दिया जी। तो सवाल ये है कि जब तक हम अपनी जो टारगेटेड जो हमारी ऑडियंस है या जो हमसे मोहब्बत रखने वाला जो आवाम है, जब तक हम उसको उसके दर्द के साथ नहीं उससे मुखातिब होंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेगी। और जब हम दर्द बयान करते हैं तभी उसका फिर हम मरहम भी बयान करते हैं, हल भी बयान करते हैं और हम उनको ये एहसास कराते हैं कि देखिए आपके साथ साथ ये मजालिम हुए हैं जी। और अब इनका हल ये है कि आप सियासी तौर पे मुत्तहिद हो जाइए, अपने आप को किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे यानी AIMIM के प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद कर लीजिए, AIMIM के नुमाइंदों को जिताइए, ऐवानों में पहुंचाइए। जब ये MIM के नुमाइंदे असेंबली में, पार्लियामेंट में या लोकल बॉडीज़ में पहुंचेंगे तो आपके मसाइल को उठा करके उनको बेहतरीन हल पेश करेंगे। तो ये सब जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये सब बातें हो रही हैं। दूसरा कौन मुत्तहिद होगा नहीं होगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क इस बात से ज़रूर पड़ता है कि हम मुत्तहिद नहीं हुए, इसलिए आज हम इस हालत में हैं, कमज़ोर हैं। हमें अगर अपनी बका, अपनी नस्लों की बका और इस मुल्क की बका के लिए काम करना है तो हमें मुत्तहिद होना ही होगा और सियासी तौर पे मुत्तहिद होना होगा। और जो इलेक्शन जो भी आए, चाहे वो पार्लियामेंटी हो या वो सूबाई हो, उन सब में हमें अपने उम्मीदवारों को जिताना भी होगा। और जो गैर मुस्लिम भाई हैं, चाहे वो दलित हैं या और गरीब हैं या OBCs हैं, उनके साथ भी हमें बेहतरीन एक अपना अखलाक पेश करना है ताकि वो लोग भी हमें सपोर्ट करें, हम भी उनके साथ चलें। चूँकि ये मुल्क जो है वो चंद लोगों के हाथों में चला गया है और उन चंद लोगों में हाथों के जाने की वजह से उन्होंने जो मसावात था, जो इस आइन की रूह थी, उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया है और सारी दौलत और सारी ताकत 1% से भी कम लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। तो ऐसे मौक़ों पर हमें और सभी जो भी उससे मुतासिर तबके हैं सबको मुत्तहिद होकर और असद साहब की जो पुकार है उस पर लब्बैक कहना होगा।
देखिए इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जी, इससे एक सवाल बहुत ज़्यादा हर हल्के से उठकर ये आ रहा है कि असद साहब की बात सही है लेकिन उनकी टाइमिंग गलत है और इसकी वजह से ध्रुवीकरण का चांस बन रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और ध्रुवीकरण करना बीजेपी का पहले से टारगेट रहा है और वही उसकी सियासी बिसात है। तो इससे क्या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचने की आप संभावना देख रहे हैं? देखिए, ये बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद कायद नहीं है, जिनको क़यादत की सलाहियत नहीं है, वो ये बात कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि क़यादत का जो पहला जो नुक्ता है वो टाइमिंग ही है। यानी आप कांग्रेस के और समाजवादी के नुमाइंदे जब सीएए पे बहस हो रही थी तो वो बहस में उसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने न सिर्फ बहस की, उसको बाकायदा उस बिल को फाड़ा। ये टाइमिंग थी। जिस तरीके से आज़ाद हिंदुस्तान में जितने भी अभी तक मूवमेंट हुए हैं, चाहे जो जेपी मूवमेंट रहा हो या मंडल मूवमेंट रहा हो या उसके बाद सीए मूवमेंट रहा या एक कृषि कानून का मूवमेंट रहा, तो सीए मूवमेंट ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में अट्रैक्शन हासिल किया था और सरकार को बैकफुट पे ले गई थी, लेकिन वो सीए सरकार ने पास भी कराया और पास करा के उसको बाकायदा उसकी एनपीआर और एनआरसी से जोड़ने की उसकी पूरी तैयारी भी है। लेकिन कोरोना की वजह से वो किसी वजह से वो ज़रा लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा है वो मूवमेंट। इसी बीच आ गया किसानों का मूवमेंट। किसानों ने जो अपना मूवमेंट शुरू किया तब शुरू किया जब ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ये तीनों बिल पास हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सस्पेंड भी कर दिया। फिर भी किसानों ने ना तो अपना आंदोलन रोका, ना अपना मुतालबे से पीछे हटे और ना उन्होंने वक्त की परवाह की। गर्मी, जाड़ा, बरसात सब सहा, ना उन्होंने इलेक्शन की परवाह की जी। और आज वो उसे लॉजिकल एंड तक ले आए और प्रधानमंत्री को बाकायदा माफ़ी के साथ वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। और आज भी वो मूवमेंट ऑन है और मूवमेंट वापस नहीं हुआ है। अभी भी उनकी 3 डिमांडें और हैं, उसको मनवा के ही वापस जाएंगे। तो जैसे ही 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी के साथ ये तीनों कानून वापस किए, विद इन फ्यू मिनट्स असद साहब का ट्वीट आ जाता है कि जब यही इसी तरीके से सीए की डिमांड हो रही थी तो सरकार वो भी कानून वापस ले। ये है बेहतरीन टाइमिंग जी। इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा, ये कायद का काम नहीं है। कायद का काम है वक्त पे बात कहना जी। तो उन्होंने उस वक्त ट्वीट किया और उसके बाद फ़ौरन जो उनकी रैली हुई, जब आम आवाम से मुखातिब हुए 21 नवंबर को वो, तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि ये सीए कानून बिल्कुल हिंदुस्तान के आईन की रूह के ख़िलाफ़ है। इसके थ्रू हिंदुस्तान की बड़ी आबादी परेशानी में पड़ जाएगी और हासिल कुछ नहीं होगा, लिहाजा ये कानून वापस होना चाहिए। अब इसकी बात कहने से तो ये जो मसलहत पसंद हमारे चंद लोग हैं जिनको क़यादत आती भी नहीं और ना उन्हें पब्लिक एक्सेप्ट करती है, उनमें इतनी खौफ आ गया है, इतना डर आ गया है कि मसलहत के नाम पे वो सही बात भी नहीं कहना चाहते जी। तो ऐसे मौक़ों पर कि जब सरकार 300 एमपी का और कई सूबों में सरकार बनाने का अहंकार लिए हुए एकदम मगरूर सरकार थी, जो किसी मुद्दे पर छुपती नहीं थी और झुकती नहीं थी, पीछे नहीं हटती थी, तो जिस दिन 19 नवंबर को वो सरकार झुकी और उसने अपनी गलती तस्लीम की, तो वो बेहतरीन वक्त था, वो कमज़ोर वक्त था सरकार का। और उस वक्त अपोजिशन को या कोई भी जो भी डिमांड कर रहे थे उन लोगों को डिमांड करनी चाहिए और सही बिल्कुल डिमांड की उन्होंने। अब आ जाइए पोलराइजेशन की बात जी। टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि असद साहब की टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग है और यही उनको बड़ा कायद बनाती है जी। पोलराइजेशन तो भारतीय जनता पार्टी इसमें एक्सपर्ट है। अगर उन्हें कोई मुद्दा नहीं भी मिलेगा तो वो नकली मुद्दा मैन्युफैक्चर कर देंगे जी। आपने देखा होगा, पुलवामा देखा आपने और बहुत सारे मसले देखे हैं कि ये आरएसएस और उनके जो सहयोगी संगठन है, ये उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है कि जब वो चाहते हैं पोलराइजेशन कराना तो वो मुद्दे गढ़ लेते। जैसे उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी, ये क्या है? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो आज जेल में बंद है क्योंकि उनको पोलराइजेशन कराना था। तो क्या हम कलीम सिद्दीकी साहब के लिए नहीं बोलेंगे? क्या हम मौलाना उमर गौतम साहब के लिए नहीं बोलेंगे? और ये मसलहत पसंद जो रहनुमा हैं, जो अपने आप को कहते हैं, ये सच बात ये नहीं बोले, ये नहीं बोले। तो ऐसी बुज़दिली कि आपके घर पे आपकी
मुसीबत आई खड़ी है, आपके बड़ों की बेइज्जती हो रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम साहब हमारे बड़े हैं। अब कोई हमारे बाप की बेइज्जती करे और आए और गाली बके हमारे बाप को और हम उसका जवाब भी ना दें और हम ये कहें कि साहब ये मसलहत की बात है। मसलहत की जगह होती है, लेकिन जो वक्त पे जवाब दिया जाना चाहिए वो दिया जाएगा। पोलराइजेशन बीजेपी जो कराना चाहेगी वो कराएगी और उसने करा लिया। उसने 2014 में पोलराइजेशन कराया, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं थे। 2017 में पोलराइजेशन कराया, जबकि कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े थे, तब भी पोलराइजेशन हुआ और वो उनके फेवर में गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई फैक्टर नहीं था। 2019 में मायावती और अखिलेश मिल गए और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई अपना या AIMIM ने कोई अपना नुमाइंदा खड़ा नहीं किया, तब भी वहाँ पोलराइजेशन हुआ। और पहले वो 75 में से 70 सीटें जीते थे, इस बार वो 75 में से 60 सीटें जीत गए। तो पोलराइजेशन तो उनका एक्सपर्ट है, वो कर लेंगे। अब हमें ये सोचना है, ख़ासतौर से मुसलमानों को, कि हम कैसे बचें, कैसे अपनी नस्लों के लिए अपना हाल बनाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं। दूसरा, ये जो तलवारें लटकाती हैं सरकारें, जैसे CA के थ्रू जो NRC और NPR की जो तलवार है हमारे ऊपर, इसको तलवार को हमें तलवारी समझना है और इसका मुकाबला करना है। और इसका मुकाबला ऐसे ही होगा कि जब हमारे कायद की आवाज़ आएगी कि अगर ये सरकार ने CA और वापस नहीं लिया तो इसी तरह मूवमेंट फिर शुरू हो जाएगा जैसे पहले था। जी, इसमें एक सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि शाहीन बाग में CA के ख़िलाफ़ बहुत आंदोलन हुआ और तकरीबन 9-10 महीने वो चला। इसी तरह जब हैदराबाद के अंदर तमाम तंजीमों ने मिलकर के CA के ख़िलाफ़ एक आंदोलन किया था जिसमें 25-30 लाख लोग जमा थे, उस वक्त मजलिस कहीं भी शरीक नहीं हुई। तो आज मजलिस को CA क्यों याद आ रहा है? ये भी वही लोग हैं जो ख़ुद, मेरे ख्याल से अगर वो इलेक्शन में खड़े हो जाएं, उनमें से एक आध साहब इलेक्शन में खड़े भी हो गए तो सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए इलेक्शन में। ये वो लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ये बात मालूम नहीं है। जमहूरियत में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में भी वो औकात जब उस बिल पे बहस होती है और उन औकात में भी उन पार्टियों की तादाद के एतबार से उनको वक्त दिया जाता है। चूँकि इनके 2 ही MP हैं तो इनको वक्त भी 2 ही मिनट का मिलता है या 4 मिनट का मिलता है। उस 4 मिनट में बात कहना वही असल बात है। जब असद साहब ने वहाँ पे इस CA बिल को पे बहस करके इसको फाड़ा तो पहला तो आपने वहाँ इसका विरोध दर्ज कराया और वही असल विरोध था। बाकी ये जितने भी लोग बोल रहे हैं, इन्होंने किसी ने भी, न समाजवादी ने, न कांग्रेस ने, न BSP ने, जो और मुस्लिम नुमाइंदे हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किसी ने इस तरीके से उसका विरोध नहीं किया। दूसरा, दारुस्सलाम का जलसा देखिए आप, जहाँ पे आपने CA के विरोध में जो जलसा हुआ है, लाखों की भीड़ है और वहाँ असद साहब ने खुद प्रियम्बल पढ़ा है और प्रियम्बल पढ़ के इसकी मुखालफत की है। तीसरी बात, जो शाहीन बाग में और जामिया में हुआ प्रोटेस्ट, उनके सारे नुमाइंदे आए। खुद वारिस पठान साहब मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे, जब यहाँ से जामिया से आए तो मेरे ऑफिस में आए, मेरे ऑफिस से वो शाहीन बाग गए, जबकि मैंने तब तक MIM ज्वाइन भी नहीं की थी। चौथी बात, जो आप जिस प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, होता ये है कि हर शहर में अपनी अपनी तंजीमें हैं लोगों की। जिन तंजीमों ने उस प्रोटेस्ट को निकाला वो उसकी जिम्मेदार थी, जो MIM ने प्रोटेस्ट निकाले MIM उसकी जिम्मेदार थी। तो ये बात कहना कि साहब वो शामिल नहीं थे, ये उन लोगों की जहानत या उन लोगों की कमअक्ली या उन लोगों की कम नॉलेज की बात है। सच बात ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक कायद हैं, कायद का अपना एक तरीक़ा है। वो पार्लियामेंट में बोलता है, वो जब आवाम से मुखातिब होता है तब बोलता है, जब वो दारुस्सलाम में लाखों का मजमा होता है तब बोलता है, या जब वो प्रेस को से मुखातिब होता है। आप टीवी पे कम से कम CA पे अगर बहस आप निकालेंगे और वो भी टॉप जो लीडर्स के साथ जो CA के फेवर में थे और CA के मुखालफत में अगर देखेंगे तो 100 में से 80 डिबेट जो होंगी वो असदुद्दीन वर्सेस CA सपोर्टर की होंगी। तो टीवी पे बोल सकता है जो शख्स, पार्लियामेंट में बोल सकता है वो शख्स, दारुस्सलाम में लाखों का मजमे में बोल सकता है और दिल्ली में आकर अपनी शमूलियत दे सकता है। उस शख्स के बारे में जो लोग बोल रहे हैं उनको कोई अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। जी, एक सवाल यह है कि आप इस वक्त तैयारी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर काउंसलर खड़े करने की, और यहाँ काफ़ी ऐसी सीटें हैं, तकरीबन 28 सीटें जिन पर मुसलमानों का वोट काबिल ज़िक्र है। तो यहाँ आप कितने उम्मीदवार खड़े करेंगे? और उत्तर प्रदेश में 100 का ऐलान किया था ओवैसी साहब ने, वहाँ आप क्या समझते हैं कितने उम्मीदवार आपके मैदान में आएंगे?
देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो शौकत अली साहब जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो 100 सीटों का उनका प्लान है। अब आखिर आते आते वो कितनी सीटें लड़ेंगे और कितने लोगों किससे क्या उनका अलायंस होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ज़ाहिर तौर पे ऐलान है कि 100 सीटों की तैयारी चल रही है। अब आइए आप दिल्ली की बात। दिल्ली में हम तकरीबन 70 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। 70 में आधी वो सीटें जो मुस्लिम बहुल हैं और आधी वो सीटें जो दलित बहुल हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है और ये जो एक्सपेरिमेंट है दिल्ली का, क्योंकि ये पहली मर्तबा मैं कर रहा हूँ या MIM कर रही है, तो इसमें भी क्या रिस्पॉन्स आता है ये भी वक्त बताएगा। लेकिन आज तक जो हमारे पास जो एप्लीकेंट हैं, चूँकि हमने अपना फॉर्म निकाल दिया है, तो जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो तकरीबन हमारे पास 30 के आसपास लोगों ने 30 सीटों पे अप्लाई कर दिया है। अच्छा। अभी चूँकि काफ़ी वक्त है जी, तो हमें ये उम्मीद है कि अगर हमें 70 सीटों पे काबिले एतमाद या जो MIM की आइडियोलॉजी को सूट करते हों और आवाम में भी उनकी अच्छी छवि हो, तो अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो हम इन सबको चुनाव में लड़ाएंगे। और जिस तरह से हमें पब्लिक का रेस्पॉन्स मिल रहा है, कमाल की बात यह है कि पब्लिक में ज़्यादा मोहब्बत है असद साहब के लिए, MIM के लिए। हमारे पास अभी उतना संगठन नहीं है जी, कि हम उस रेस्पॉन्स को कैटर कर पाएँ। जी, तो हम उस तेज़ी से संगठन बना रहे हैं। हमें 2000 कैडर हमने बना लिया है। 33 वार्ड में हमारा पूरा संगठन तैयार हो गया है। अभी हमें 70 वार्ड में बनाना है और चल रहा है, किसी में आधा बना है, किसी में पूरा बना है। स्टेट बॉडी हमारी तैयार हो गई है। तो ये एक प्रोसेस है। अब चूँकि इलेक्शन में 4-5 महीने का वक्त है, अगर वक्त पे इलेक्शन हुआ तो मुझे उम्मीद है कि हम 70 सीटों पे लड़ने के लायक रहेंगे। जी। एक बात आमतौर पर ये देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो लोग पहले MIM के साथ जुड़े थे, उन लोगों के दरमियान और जो नई संगठन बन रहा है या नई टीम आ रही है, उनके दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा पैदा हुए, कुछ लोगों को निकाला भी गया। तो क्या इसका MIM के इलेक्शन पर या इस पूरे प्रोसेस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी तक जो हमारा 2000 का कैडर है, इसमें कमोबेश 1000 पुराना होगा। 1000 कैडर में हमने 3 लोगों को निकाला है सिर्फ। वो भी इसलिए निकाला क्योंकि वो पार्टी के नज़्म व ज़ब्त को फॉलो नहीं कर रहे थे। और आप जानते हैं कि चाहे आपको कोई छोटा सा इदारा चलाना हो या बड़ा इदारा चलाना हो या पार्टी चलानी हो, बिना नज़्म व ज़ब्त के नहीं चल सकती। और नज़्म ख़राब करने वाला ही असल दुश्मन होता है उस इदारे का, उस पार्टी का। तो कुछ लोगों को हमने समझाने की कोशिश की। पहले ये तादाद बहुत ज़्यादा थी जो नज़्म व ज़ब्त को ख़राब कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, लेकिन जब हमने उनको समझाया तो वो समझ गए। लेकिन कई बार के समझाने के बाद भी बिल्कुल जो लोग नहीं समझे, वो सिर्फ 3 लोग थे। उन 3 लोगों को ज़रूर हमने बाहर किया है। ना उनके पार्टी में रहने से कोई ख़ास उनका असर था, ना उनके बाहर जाने के बाद कोई असर हुआ। अलबत्ता पार्टी में और फ़ायदा इस बात का हो गया कि आम जो हमारा कैडर है उसको ये पता लग गया कि पार्टी जो है नज़्म से चल रही है, तो उसका एतमाद बहाल हुआ। और जो नए मेंबर आ रहे हैं, जो जिन लोगों को हमने निकाला है, उन्होंने नए लोगों को आने से रोका हुआ था। अच्छा। चूँकि वो इस तरह का पोस्चर बना के रखते थे कि साहब यही मालिक हैं पार्टी के, तो जो अच्छे लोग थे वो आते नहीं थे। वो कहते थे साहब हमारी तो ऊपर इसका मतलब स्पेस ही नहीं है। जी। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ऐसे काम करवाए हैं कि अब नज़्म बहाल हो गया। अब हर आदमी को बराबर मौका है। अब किसी भी कद का इंसान हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और कहीं से भी वो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। और हमने भी बिल्कुल ओपन है हम कि हमारे पास कोई प्रेजुडिस माइंड नहीं है कि साहब यही लड़ेगा इस जगह से। हमारे पास जो भी सीट लोग अप्लाई करेंगे उसमें से जो बेहतर होगा उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। यही हमने नज़्म अपने संगठन में रखा है कि जो जिसकी सलाहियत है, जिस इलाके में उसका असर है, जहाँ वो काम कर सकता है, उसको हमने वो ओहदा दिया है। जी। क्या आप यूपी में या दिल्ली में कुछ गठबंधन की भी तरफ सोच रहे हैं पार्टी? देखिए, गठबंधन की बात उत्तर प्रदेश का तो चूँकि मेरा हल्का नहीं है वो, तो ये बात वहाँ के लोग बता पाएंगे आपको सही। लेकिन दिल्ली के ताल्लुक़ से मैं बता दूँ कि मैं एक नई पार्टी को लेकर के इसको एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। तो मुझे मेरा पूरा जो स्ट्रेंथ है और फोकस है वो इस बात पे है कि ये किस तरीके से अपनी पूरी ताकत के साथ
मोर्चे पे आ जाए। अब रही बात अलायंस की, तो जाहिर है कि जो हमारे आइडियोलॉजी से या जो हमारे काम करने के तरीक़े से मुत्तफ़िक़ होगा या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आएगा, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम किसी के साथ भी अलायंस करने को तैयार हैं, सिवाय उन फ़िरका परस्त ताकतों के जो मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन हैं। उनके साथ तो जाहिर है उनको हराना, उनको कमज़ोर करना हमारा मकसद है। तो वो हर वो ताकत जो सेकुलर है और जो अक़लियत को और दबे कुचले वर्ग को उठाना चाहती है, वो उसका खैर मकदम है और वो हमें इज़्ज़त से हमारे साथ अलायंस करेगी या हम उसके साथ इज़्ज़त से अलायंस करने को तैयार। एक मेरा आखिरी सवाल यह है कि आपका क्या पैगाम है और आप इसका मुस्तक़बिल कैसे देख रहे हैं MIM का? देखिए, मेरा आपके इस चैनल के थ्रू ये पैगाम है ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत के लिए कि जमहूरियत में अपना प्लेटफॉर्म, अपनी क़यादत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से भारत के और समाजों ने अपने क़यादत को डेवलप किया, जबकि उनकी परसेंटेज कोई 2% है, कोई 4% है, कोई 10% है, जब उन लोगों ने अपनी क़यादत को डेवलप करके अपने समाज को वो नीचे से ऊपर ले आए, तो मुसलमानों को भी इस तरफ सोचना चाहिए कि ये जमहूरियत के दायरे में बात है कि मुसलमान अपनी क़यादत को जमहूरी अंदाज में कायम करें, अपनी पार्टी को, अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करें, ताकि जो उनके कोर इश्यूज़ हैं जिसको दूसरी पार्टियां नहीं उठाती, ख़ासतौर से वो पार्टियां जो मुसलमानों के वोट लेती आई हैं लेकिन उनके मसाइल पे बात नहीं करती, और करती भी हैं तो ज़बान चबा के बात करती हैं, तो ऐसे वक्त में अब हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी क़यादत खुद डेवलप करें। हमारा कैंडिडेट हो सकता है एक बार में न जीतेगा तो दूसरी बार में जीत जाएगा, लेकिन एक पैगाम ज़रूर चला जाएगा कि ये मुस्लिम कौम अब यूनाइट हो गई है, पॉलिटिकली यूनाइट हो गई है और इसने अपनी एक राह चुन ली है। तो और जो पार्टियां जिनको आपसे फ़ायदा लेना है, अपना आपका वोट लेना है, तो वो आपके पास आएंगी और आपके मसाइल पे बात करेंगी। और जमहूरियत में या इतने बड़े मुल्क में यही एक तरीक़ा है आपको अपनी बदहाली से ऊपर आने का, अपनी कमज़ोरी को ताकत में कन्वर्ट करने का, या यूँ कहिए कि आपको जो खोया हुआ वक़ार है या क़ुव्वत है वो उसको वापस लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कलीमुल हफ़ीज़ साहब और आपके साथ हम बात कर रहे थे। आपका नटशेल में ये बात कहना बहुत वाजिब है कि बग़ैर अपनी क़यादत के खड़ा किए हुए और बग़ैर पॉलिटिकली एम्पावर हुए कोई भी कौम अपना वक़ार वापस नहीं पा सकती। अगर आपको हमारी आज की गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।